साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस DAIS का। साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम पिछले कई दिनों से सॉल्व कर रहे हैं DAIS का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग चाहते हैं इसको करना, तो आप लोग भी अपनी तरफ से इसको कर लीजिएगा। हालांकि मैं अभी पिछले 90 सवाल इसके करेक्ट करवा पाया हूं आप लोगों को, और अब हम डिस्कस करेंगे 90 सवाल से आगे। तो चलिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 91 सवाल। समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे डिस्कस करते चलेंगे और आगे की तरफ। बस यहाँ पे हमें बारीकियां समझनी है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? मैं बार बार कहता हूँ कि आप पहले नोट का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला है युक्ति युक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, विधि का शासन, समाजवादी राज्य, न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो साथियों वैसे तो आपको याद होगा, जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आप एक चीज और देखेंगे, उससे पहले तो था ही था, लेकिन समाजवादी राज्य, क्योंकि आपको याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब किया गया 1976 में, ये इसके बाद की बात है, तब प्रस्तावना में, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें एक समाजवादी राज्य भी था। तो ये आपको खुद ही पता चल पा रहा होगा कि इसलिए मूल समाजवादी राज्य की धारणा मूल ढांचे में नहीं है, क्योंकि मूल ढांचा पहले आ चुका था। हालांकि इसको समय समय पर चेंज किया जा सकता है, लेकिन तब के ढांचे के अनुसार ये सवाल आपका राइट आंसर बनता है सी। तो चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। बेरुवाड़ी बाद में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था, बिल्कुल सही बात है। ये केसेस आपको याद करने पड़ेंगे। प्रस्तावना में अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है। तो साथियों आपको पता है कि केवल और केवल एक ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो भी 42वां संविधान संशोधन। इसलिए दूसरा आंसर गलत है, पहला वाला सही है। तो इसलिए राइट है ए, 92। नेक्स्ट सवाल, IR कोल्हो विवाद 2007 निम्नलिखित में से किस एक विषय से जुड़ा हुआ है? साथियों इस प्रकार के सवाल ही आपको सेट में नहीं मिल जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के सवालों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में ये जो बात है, ये 9वीं अनुसूची, 9th अनुसूची, जो हमारे पैसे संबंधी मामले हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो उससे जुड़ा हुआ मामला ये है। तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा मामला या कौन सा विषय इससे जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही आपको पता चल गया 9वीं अनुसूची है, तो बस सीधे सीधे आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो 94 सवाल पे हम बात करेंगे। ये अभी लेटेस्ट एक्ट आया है, उसमें आप देख सकते हैं लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। इसमें 50 मेंबर जुडिशियरी के होंगे, ये भी बिल्कुल बात सत्य है। और लोकपाल को सीबीआई के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति प्राप्त होगी, ये बात भी सत्य है। वैसे तो अगर 2 स्टेटमेंट भी आपके सत्य हो जाते, यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये होती है, तो आपका डी ही आंसर सही होता, क्योंकि तीसरे को ऑटोमेटिकली आपको सही करना पड़ता। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, उसमें अगर 2 सवाल भी सही हो जाएं, तो आपको फिर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता रहती नहीं है। नेक्स्ट 95, विधान परिषद की बात हो रही है, असत्य कथन बताने हैं, सवाल को समझ करके। नोट को जरूर फाइंड कर लीजिएगा पहले। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 के अधिक नहीं हो सकता, ये बात भी सत्य है। 1/3 होना चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और ये उच्च सदन होता ही है, बिल्कुल सत्य वचन है। तो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन ध्यान से आपको बताना था कि कौन सा सत्य है। तो दैट्स वाई राइट आंसर इज डी, ना तो पहला ना दूसरा। इस प्रकार के सवालों में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें और वैसे ही करें जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो मेरा इंडिकेशन जरूरी है, ताकि आपका जो नंबर कटने के चांसेस हैं वो थोड़े कम बन जाए। नेक्स्ट, अब देखिएगा आप, कुछ ही चीज़ें तो आपको सीधी सीधी मिल रही,
और कुछ चीज़ों में दिक्कत भी होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सही जोड़ा है, सही सुमेलित करना है। और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर तो सही है, नहीं तो ये सीधे सीधे बताना है कि मामला क्या है। तो देखिएगा, वैसे तो ऐसे सवाल बड़े कम से बनते हैं, क्योंकि एक इसमें उपरोक्त सभी की भी है। अगर दो भी कौन से आपके मिल गए, दो भी अगर आपको याद है तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिएगा, सवाल नंबर है 96 और इस पर हम विचार करेंगे। जो आपके याद के हैं वो देख लीजिएगा। वित्त आयोग 280 में गठित है और लोकसभा में एससी और एसटी रिजर्वेशन आपका 330 में ही है, फिर 331 में फिर आपका एंग्लो इंडियन वाला आ जाता है। तो अगर आप आर्टिकल याद किए हुए हैं तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद करिएगा इन सारे आयोग को। तो ये यहाँ से जो ओबीसी वाला है 1993, ये वाला भी याद कर लीजिएगा और इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा डी। कोशिश करिएगा कि संविधान को हम लोग याद करें आर्टिकल से। तो अगर आर्टिकल से आप याद करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व का वर्णन करता है? तो इसमें सीधा सीधा आप लोग याद रख लीजिएगा 167। तो इसमें जो मुख्यमंत्री की ड्यूटीज हैं वो सारी दी गई हैं। आप इसको ऐसे का ऐसे याद कर लीजिएगा। बहुत सारे आर्टिकल हैं। अभी तो हम पॉलिटी का लगा रहे हैं, पॉलिटी के बाद जो और भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक होंगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। राज्य विधानसभा का सत्रावसान किया जाता है। तो आपको याद होगा पिछली बार भी हमने बात की थी, सत्र की अवसान की बात हो रही है। सत्र को आहूत करना और उसका सत्रावसान करना, यानी कि बुलाना और उसको बाद में भंग करना, ये दोनों काम केंद्र में राष्ट्रपति के और स्टेट में राज्यपाल के होते हैं। लेकिन अगर सेशन को आपको मीटिंग को रोकना है, सेशन की जो मीटिंग होती है बीच में, अगर उनको स्थगित करना है तो वो काम उस अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर सेशन की बात हो रही है पूरे। निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें एक ही ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब होगी जब राष्ट्रपति चाहे दे दे और जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा दे। तो ऐसा काम राज्यपाल के साथ ही होता है। और हाँ, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आप बताइए कि राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में ये आता है। भारत में सहकारी समितियों को गठन करने का अधिकार हमारा किस प्रकार का है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा एक मूल अधिकार है जो आर्टिकल नंबर 19 में मिलता है। सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी इस वजह से। कहने का मतलब ये है कि हमारे वैसे तो समितियों को बाद में जोड़ा गया, सहकारी समितियों को, लेकिन इसको हमारा बाद में मूल अधिकार ही मान लिया गया। तो इस तरीके से जो समितियां हैं, सहकारी समितियां, वो बनाई जा सकती हैं क्योंकि इनको संवैधानिक दर्जा भी बाद में दे दिया गया था। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलिएगा, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? आपको बताने हैं सत्य कथन। तो पहली बात, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। स्पेशल सवाल। तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, 65 वर्ष का कोई इसमें चांस नहीं होता। तो पहली बात तो आपको पहला सवाल यहाँ से बढ़ जाता है। दूसरा, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताना है सत्य कथन, तो इसलिए राइट आंसर इज बी। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गेम खेला हुआ है, 5, 65। ज्यादातर में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वित्त आयोग है उसमें ऐसा नहीं होता। वित्त आयोग का आर्टिकल 280। 102, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए, राज्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है, राज्यपाल प्रकरण की जांच किस न्यायालय को संदर्भित करता है? ये भी आपके लिए एक स्पेशल सवाल है, क्योंकि मामला राज्य सूचना आयुक्त का है, लेकिन फिर भी ये जांच प्रकरण भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट को। तो बहुत सारे स्टेट के ऐसे पोस्ट हैं जो वर्क स्टेट के लिए करते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा संबंध होता है केंद्र सरकार से। तो यहाँ पर ऐसा ही टर्म है ये, और आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधियां जितनी हैं वो तो सारी विधियां हैं ही, और विधि का उल्लंघने वाली जितनी भी सामाजिक रूढ़ियां हैं वो भी इसमें आती हैं।
संविधान संशोधन अधिनियम इसमें नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यही हमारा आर्टिकल नंबर 4 का विषय है। तो आर्टिकल नंबर 4 के हिसाब से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 13 में है विधि की परिभाषा, वैसे ही आर्टिकल नंबर 12 में है राज्य की परिभाषा। तो राज्य का भी स्पेशल फंडा अलग है। 104 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कुल मिलाकर के संथानम समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो बनी थी 1962 में, 1962 में, उसके हिसाब से इसको गठित किया गया था। तो बस यही सवाल आपका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, सवाल हो गया। कुछ फैक्ट तो ऐसे ही हैं जो सीधे सीधे हमें याद करने हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फैक्ट जितने याद कर लें उतने ज़्यादा अच्छा है। भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो 105 सवाल, इसको आपको देखना है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती कब? जब उसे प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट मिल गई हो। 9। राज्य विधानसभाएं बहुमत से सिफारिश करती हैं। 9। जब उसे प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। बिल्कुल सही बात है, जब तक खतरा महसूस नहीं होगा तब तक कोई भी इस प्रकार का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो देश में उसको उस प्रकार की स्थिति होना जरूरी है। तो इसलिए राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो आपको पता होगा, अपना आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 326, 326, जिसके तहत आप लोग अपने वोट डाल सकते हैं। इसमें भी कुछ याद नहीं करना। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन, जिसे हम राज्य विधान परिषद के सृजन राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद के सृजन और उन्मूलन का अधिकार प्राप्त किसको है? तो वो अधिकार प्राप्त है संसद को। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है बी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल तभी हो सकता है कि राज्य का जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की विधानसभा अगर ये लिख करके और बहुमत से पारित करके संसद को भेजे, तो उसके बाद संसद इसको हटा सकती है। आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 169। यह बात पहले भी आ चुकी है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ेगी। तो उस राज्य की विधानसभा पहले पूर्ण बहुमत से पारित करके संसद को भेजेगी और फिर संसद उसको वहां से हटा देगी 169 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अभी ऊपर भी बात हो रही थी, समाजवादी हुआ था, धर्मनिरपेक्ष हुआ है, अखंडता हुआ है, कौन सा नहीं है? बंधुत्व। इसलिए राइट आंसर इज डी। 108 का आपको आंसर मिल जाता है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहली बात तो ये, तो इसमें बताना है आपको असत्य कथन। इस बात को जरूर पहले देख लीजिएगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बिल्कुल गलत। ये किया था आपका पीटी नेहरू ने। तो स्टेटमेंट यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए दूसरा आंसर सही नहीं है। पहला सही है लेकिन बताना असत्य है, तो इसलिए राइट आंसर इज बी। देख रहे हो कितना लोचा है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सवालों के नंबर बिल्कुल कटेंगे। तो सवाल का जो पैटर्न है और इस बार का जो परफॉर्मा है, मुझे DIS वालों को बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो आपको पता है कि 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है, और जो शहर का वाला मामला है वो 74वें संविधान संशोधन। तो जो ग्राम वाली बात है वो आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पालिका नहीं होगी इसमें, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि राइट आंसर इज सी। सीधे सीधे आपको करना है काम। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के आरक्षण, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आप लोग देख सकते हैं ये भाग है 16। कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं कुछ विशेष जातियों के लिए या विशेष कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा भाग का सवाल है, आप लोग 22 के 22 भाग रट लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से किस बाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आपको देखना है पंथ निरपेक्ष। साथियों ये सवाल थोड़ा सा अलग है, मुझे भी याद नहीं था, तो अभी आप याद कर लीजिएगा। ये है बॉम्बई बनाम भारत संघ। केशवानंद भारती केस में भी निर्धारित किए गए थे, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई थी जिनको मूल माना गया था। तो कहने का मतलब ये नहीं कि एक ही केस में सारा मूल ढांचा डेवलप हो गया हमारा, ये ऐसा नहीं था। अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को बढ़ाया गया। तो पंथ निरपेक्षता का जो बनाया गया वो बॉम्बई बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से, तो ये बात आपको जरूर देखनी है, बाकी कुछ देखें या ना देखें। चलिएगा इसमें देखते हैं। संविधान सभा का गठन नवंबर 1940, बिल्कुल सही बात है। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, डेट आपको ध्यान में रखनी है, वैसे 13 दिसंबर थी, अगर ये नहीं होगा तो बाकी अलग। प्रारूप समिति 29 अगस्त, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, यानी कि जो आपका आंसर होगा सही वाला वो होगा बी, क्योंकि वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट सवाल, जनहित याचिका जिसे PIL बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। PIL का फुल फॉर्म लेफ्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो जनहित याचिका होती है वो, इसका आरंभ मूलतः अमेरिका में किया गया, बिल्कुल सही बात है। भारत में इसकी शुरुआत PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर इन्होंने की थी, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अभी PN भगवती की डेथ भी हुई है 1-2 साल पहले ही, अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सवाल आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, और आपको पता चल गया होगी एक भी असत्य नहीं है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर बैठेगा डी। बहुत दिमाग के साथ खेल रहे हैं आप लोग, इस बात को जरा ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है और समझना भी है। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग समझते होंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों के अगेंस्ट, अगर किसी ने अपराध किया है उसी के लिए रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के हनन के अलावा भी रिट को जारी कर सकता है। दैट्स वाई पहला स्टेटमेंट सही है। संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे, बिल्कुल सही बात है। ये राइट संसद को है, अधिकार संसद को है कि वो अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं सत्य हो सकता। यानी कि आर कारण ए के लिए सही नहीं है, हालांकि दोनों अलग अलग सही हैं लेकिन एक दूसरे का रिपीटेशन नहीं है। तो राइट आंसर इज बी यहां पर। नेक्स्ट, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये आपको बताना है, सत्य कथन बताना है, ध्यान रखना है। तो ये आपातकाल के दौरान क्या, वैसे भी प्रवर्तनीय नहीं है। तो अगर कोई सरकार अपने नीति में किन्हीं तत्वों को नहीं शामिल कर रही है तो आप उसको न्यायालय में नहीं लेकर के जा सकते। तो सामान्य काल में भी नहीं है, आपातकाल में तो होगा क्या। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, और सत्य कथन आपको बताना है। दैट्स वाई राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट सवाल, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिएगा 117 सवाल पे देखते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। ये जस्टिसिएबल, यानी कि इसके खिलाफ आप लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है, तो इसलिए राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये तो सीधा सा सवाल है, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, कुछ पूछना ही नहीं है, सीधे सीधे आगे चलेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक का संबंध प्रशासनिक अधिकरणों से है? तो ये आपको ध्यान रखना है 323A। और एक बात और, 323 अगर बी है, यहाँ पे इस सवाल का जरा पढ़ लेना आप लोग। प्रशासनिक अधिकरण है तो 323A, और अन्य किसी चीज के लिए अधिकरण बनाया है तो 323B। तो ये ध्यान से। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आज का, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है?
तो समता का अधिकार आपको पता है, बिल्कुल है, 14 से 18। स्वतंत्रता है आपकी 19 से 22। नागरिकता का अधिकार ये भाग 2 है, ये इसमें आता ही नहीं है, तो राइट आंसर तो वैसे यही हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। चलिएगा, मैं समझता हूँ कि ये 30 सवाल जो आपने किए बिल्कुल अच्छे से कर लिए होंगे, और अगर कोई चीज़ बचती भी है तो आप लोग उसको बढ़ाइएगा थोड़ा सा। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।